हेलो गाइस, मैं हूं निकिता और आज हम करने वाले हैं संधि। तो मैं निकिता विजय कुमार बाइनू क्लासरूम पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्यंजन संधि। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था स्वर संधि और उसके भेद। तो चलिए आरंभ कर लेते हैं हम व्यंजन संधि। सबसे पहले हम करने वाले हैं परिभाषा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होगा, यानी कि एक साइड भी हमारे पास व्यंजन है और दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ भी है, स्वर है या फिर व्यंजन है, तो उनके मेल से जो परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, पर हमने जो है मुख्य जो आवश्यक हैं और अनिवार्य हैं उन्हीं नियमों को उठाया है। तो आइए आरंभ कर लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्णमाला। हमारे पास 25 वर्ण होते हैं। क, च, ट, त, प। इनके आगे आगे 5 होते हैं, तो इनको कहते हैं हम 25 वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, ड। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। तो देखो अब क्या है, पहला नियम क्या कहता है कि जहाँ पे क, च, ट, त और प आ जाए और उससे परे कोई भिन्न स्वर है या फिर कोई व्यंजन ही है, तो उसी वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वहाँ पर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको दे रहे हैं वाक जमा ईश। तो वाक में क है और आगे क्या है? स्वर है, ये ई जो है स्वर है। तो अब देखो व्यंजन है क और उससे परे कोई भिन्न स्वर यानी कि ई, तो क का तीसरा क्या आ जाएगा? क, ख, ग, तो ये बन जाएगा वागीश। उदाहरण है अंत अच जमा अंत, और ये बन जाएगा अजंत। जगत जमा ईश जगदीश। ठीक है, तो आ जाएगी दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि यही पांचों वर्ण क, च, ट, त और प, और इनमें जो है इनसे परे अगर मैं या न हो, इनसे परे यदि मैं है या न आ जाए, तो इन्हें जो है इन्हीं वर्ग का पंचम हो जाएगा। पंचम कैसे? क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, त, थ, द, ध, न। तो जो लास्ट वाले आप देख सकते हैं, देखो वर्णमाला में लास्ट वाले में जो है ड है, न है, तो ये जो है ये हो जाएंगे उनके स्थान पर जो उनसे आगे होगा। उदाहरण के जरिए समझिए, जैसे जगत जमा नाथ है। जगत जमा नाथ है तो ये क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ठीक है, वांग्मय है। अब वांग्मय में कैसे होगा? क का पंचम डाल देना है आपने, क, ख, ग, घ, न, तो वांग्मय हो जाएगा वो। और है चित्त जमा मैं, न या फिर मैं हो तो क्या होगा? चिन्ह में हो जाएगा। ठीक है, तो तृतीय नियम पर हम चलते हैं। तृतीय नियम क्या कहता है कि त के बाद, त जो वर्ण है उसके बाद यदि च या छ हो तो त को च हो जाएगा। जैसे उत जमा चरण, उच्चारण, उत जमा चरण क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। सत धन चित्र क्या है? सचित्र हो जाएगा। सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद आपको पता ही होगा किसको कहते हैं। ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सच्चिदानंद का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये है हमारा तृतीय नियम कि यदि त से परे जो है च हो या छ हो तो त को च हो जाएगा। चलिए चौथे नियम की ओर चलते हैं हम। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर त के बाद ज या झ हो तो त को जो है ज में परिवर्तित होना पड़ेगा। उदाहरणों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा सीमित है, क्योंकि हिंदी जो है संधि के क्षेत्र में संस्कृत की ऋणी मानी जाती है, तो इसलिए जितने हमारे पास उदाहरण हैं हम नियमों के अनुसार उन्हें ही बार बार करेंगे। तो जगत जमा जननी आपने पढ़ा कि त के बाद अगर ज या झ हो तो त ज में परिवर्तित होगा, तो जगत जमा जननी जगत जननी ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि त के बाद अगर ट है या ठ है। देखिए जब वर्णों के नीचे हलंत आ जाता है ना, तो उनमें से स्वरों का जो है वो स्वरों की ध्वनि एक तरह से निकल जाती है
वो सिर्फ जो है व्यंजन रह जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है कि त के बाद यदि ट और ठ आ जाए तो ये त जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे तत् धन टीका, तट्टिका, तो बृहत धन टीका, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बृहट्टिका, इस तरह से। ठीक है, तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि उदाहरणों की मात्रा सीमित है, इसलिए दो उदाहरणों के द्वारा जो है हम आपको समझा रहे हैं। आगे आ जाता है हमारे पास, स्क्रीन पर आप देखिए, त को अगला छठा नियम क्या कहता है कि यदि त के बाद ड या ड है, ड या फिर ढ ढक्कन वाला है, तो त को क्या हो जाएगा? ड, डमरू वाला ड जो है उसमें वो परिवर्तित हो जाएगा। अब उदाहरण क्या है? उत धन डयन, उड्डयन, उत धन डीन, उड्डीन। तो इस प्रकार से जो है उदाहरण चलेंगे। अगला नियम क्या कहता है कि यदि त के बाद यदि ल हो तो त जो है ल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे तत् जमालीन, तल्लीन, स्क्रीन पर देखिए दो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं आपको। तत् जमालीन है, तल्लीन है, उत धन लास है, त है और उसके बाद ल है, तो त ल में परिवर्तित होगा। तो उत जमा लास क्या हो जाएगा? उल्लास, क्योंकि नियम क्या कहता है कि यदि त से परे जब ल हो तो वो ल में बदल जाएगा क्या? त, तो उत जमा लास उल्लास। आठवां नियम क्या कहता है? आठवां नियम ये कहता है कि त के बाद अगर श या छ, श शलगम वाला, छ छतरी वाला, ठीक है, तो त जो है च में परिवर्तित हो जाएगा और श जो है वो छ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण आप स्क्रीन पर देखिए। उदाहरण है सत जमा शास्त्र, सत्शास्त्र, और तत् धन शिव, तत्शिव। तो इस प्रकार से जो है हम अपनी संधि कंप्लीट करेंगे। और अब हम आ रहे हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। विसर्ग के बाद, विसर्ग से परे जब कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो वो जो है क्रमशः विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। विसर्गों का जो है दो डॉट होते हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे विसर्ग संधि है। तो विसर्गों को जो है हम ह के जो है उच्चारण से पढ़ते हैं। जैसे मनः जमा रथ, मनोरथ, मनः जमा रंजन, मनोरंजन, निहि जमा आशा, निराशा, ठीक है, दुहु जमा आशा, दुराशा। तो इस तरह के उदाहरणों से जो है हमारी व्यंजन संधि भी कंप्लीट होती है। और व्यंजन संधि तो हम कर चुके हैं और स्वर संधि भी हम कर चुके हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है संधि में तो लिख दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। हम जो है आपके लिए फिर वीडियो लेकर आएंगे उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर आप कहेंगे। और थैंक यू सो मच। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।